गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर जो है पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का, दैट इज द ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। पहले इस चैप्टर के नेम को ही थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि इकोनॉमी से क्या समझते हैं आप। इकोनॉमी को अगर हिंदी में बोला जाए अर्थव्यवस्था, अर्थ यानी पैसे, पैसे की व्यवस्था यानी मैनेजमेंट ऑफ मनी इज नोन एज इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है तो भारत देश से रिलेटेड कि भारत देश में किस तरीके से पैसे की व्यवस्था की जाती है, मतलब उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। मतलब इकोनॉमी वर्ड रेफर्स टू ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब इसमें प्रोडक्शन एरिया भी आएगा, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मतलब सारे गुड्स एंड सर्विसेज का सब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस इकोनॉमी में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो जैसे मतलब इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है यानी कि भारत में हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से पैसे को कहां कहां पर खर्च कर रही है, कहां कहां पर लगा रही है। जैसे देखिए, आप बच्चों के लिए स्कूल्स खोलती है, हॉस्पिटल्स खोलती है, रोड्स बनाती है सरकार, डिफेंस पे खर्चा करती है। मतलब ये किस तरीके से अपने पैसे को गवर्नमेंट मैनेज करेगी, ठीक है, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से होगा वो ही रेफर करता है इंडियन इकोनॉमी को। और दूसरा वर्ड जो है डेट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वैश्वीकरण। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरलिंकिंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड, मतलब इंटरलिंकिंग ऑफ द वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सभी कंट्रीज जो हैं आपस में मिली हुई हैं। ठीक है ना, मतलब ये पूरा अलग अलग कंट्रीज को ना डिस्क्राइब करके कि ग्लोबल है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड जो है रेफर्स टू ग्लोबल, मीन सारे देश एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटे ग्लोबलाइजेशन, मतलब इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। अब ये इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है, या तो आप फॉरेन ट्रेड हो रहा है या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है। फॉरेन ट्रेड मतलब हमारे देश का सामान दूसरे देश में जा रहा है, दूसरे देश का सामान हमारे देश में आ रहा है, मतलब हम व्यापार कर रहे हैं। या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, यानी दूसरे देश की कंपनीज हमारे देश में आकर या तो इन्वेस्टमेंट करती हैं, यहां पर आकर उत्पादन करती हैं, अपना देश का सामान यहां पर आकर बेचती हैं। तो ये क्या है, ये सारा जो इंटरलिंकिंग है सारी कंट्रीज का, इसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं बेटे, इसी को वैश्वीकरण बोलते हैं। ठीक है, integration of production and integration of markets, this refers to the globalization। अब ये ग्लोबलाइजेशन कैसे पॉसिबल हुआ, पहले तो ऐसे नहीं हो पाता था। ऐसा नहीं है कि व्यापार नहीं होता था, पहले भी इवन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश में सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी। यहाँ पर जो है स्पाइसेस अच्छे लगे थे इन लोगों को, तो यहाँ के हमारे मसाले लेकर अपने देशों में बेचती थी। तो ये व्यापार ही तो है, ये फॉरेन ट्रेड ही तो हो रहा है ना, कि दूसरे देश हमारे यहाँ पर आकर सामान खरीद रहे हैं और अपने देशों में बेच रहे हैं, ये ट्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि पहले भी ट्रेड होता था, लेकिन जो अब हमने जो है 1991 में बेसिकली 1990 हमारे गवर्नमेंट ने ये तीन चीजों को अपनाया, दैट इज प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जब बेटे हमारा देश जो है ब्रिटिशर्स के अंडर था, मतलब जब इंग्लैंड का हमारे देश पे राज था, वी वर द कॉलोनी, जब हम उनकी कॉलोनी थे, तब वो लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जो था उनके देश में जाता था, कच्चा माल, और फिनिश गुड्स की सप्लाई जो है वहां से हमारे देश में होती थी। इसका मतलब ये कि इंग्लैंड और इंडिया में जो है इंटरलिंकिंग हो रही है, कनेक्शन हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि कनेक्शन ही नहीं हो रहा। लेकिन सिर्फ रॉ मटेरियल जाता था, मतलब जो चीजें की रिक्वायरमेंट्स होती थी ना, उनकी मेन चीजें, जैसे रॉ मटेरियल हो गया या फूड की कोई चीज हो गई, फूड आइटम्स, वो उधर जाती थी और फिनिश गुड यहाँ पर आती थी। फिर जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारी सरकार ने सोचा कि अभी हमारे अपनी इकोनॉमी को हमें क्लोज्ड इकोनॉमी रखना चाहिए। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब ये कि हम सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट आइटम्स की, जो हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं होती है, जिसकी हमारे को रिक्वायरमेंट होती है दूसरे देशों से। ठीक है, लेकिन हम अभी दूसरे देशों को अलाउ नहीं करेंगे कि हमारे देश में आकर अपना सामान बेचें, हम ये अलाउ नहीं करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी रखेंगे, अभी हम ओपन इकोनॉमी नहीं करेंगे। क्यों,
क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को ये लगता था कि हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर विदेशी सामान हमारे यहाँ पर आकर बेचा जाएगा, हमारी मार्केट्स में अवेलेबल होगा, तो वो सस्ता है। क्योंकि अभी हम आजाद हुए हैं, तो हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उन कंपनीज के साथ compete नहीं कर पाएंगे, उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। उनका सामान जो होगा वो क्वालिटी वाइज भी बेटर होगा और सस्ता भी होगा, तो लोग उसी को खरीदेंगे, तो हमारी लोकल कंपनीज जो है बंद हो जाएंगी, वो उनके साथ नहीं कर पाएंगी compete। इसी वजह से हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी रखा। बट बहुत सारे कारण रहे कि 1991 में जो है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, तब हमने ये ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, ये 3 टर्म्स, मतलब इस पॉलिसी, इसको, इन तीनों टर्म्स को अपनाया। मतलब वैश्वीकरण को अपनाया हमने, निजीकरण को अपनाया और लिबरलाइजेशन को अपनाया। लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल हो जाना। जो हमारी सरकार ने पहले टैक्स बैरियर्स लगा रखे थे, मतलब बैरियर्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, कि दूसरा विदेशी सामान अगर यहाँ पर बिकेगा तो उस पर टैक्स लगेगा, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, जिस वजह से वो सामान इंपोर्ट ड्यूटी देने के कारण ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता था और वो मार्केट में फिर ऊंचे दामों पे बिकता था। तो एक तरीके से बैरियर ही तो हुआ ना, रोकना कि बाहर का सामान हमारे देश में ना आए। तो अब जो है 1991 में इस क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी कर दिया गया, यानी लिबरलाइजेशन अडॉप्ट कर लिया गया। जो भी बैरियर्स थे, जो भी टैक्स बैरियर्स थे टैक्स की फॉर्म में, उन सबको रिमूव कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। अब जो था, तब दूसरी कंपनीज हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट भी कर सकती हैं और अपना सामान भी बेच सकती हैं। ठीक है, ये उस टाइम पे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे जिसको हम इस चैप्टर में बेसिकली एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हमें जस्ट इस चैप्टर में आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना है और उसका प्रभाव हमारी इंडियन इकोनॉमी पर क्या पड़ा, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब आजकल आप देखते हो लेटेस्ट मॉडल के कैमरास यूज करते हो, मोबाइल फोन्स यूज करते हो, टेलीविजन्स यूज करते हो। इवन अब आपको, जब आप सड़क पर जाते हो तो आपको इतनी सारी बाहर की विदेशी जो है ऑटोमोबाइल्स नजर आती हैं, कारें नजर आती हैं। लेकिन क्या आज से इतने सालों पहले, अगर मैं अर्ली 20th सेंचुरी की बात करूं, तब क्या आपको ऐसा नजर आता था? नहीं। तब आपको एम्बेसडर कार नजर आती थी या फिएट कार जो है वो नजर आती थी सड़क पर दौड़ती हुई। तब क्या इतने बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के कैमरास होते थे? मोबाइल फोन तो उस टाइम पर शायद होते ही नहीं थे। टेलीविजन भी जो था, लैपटॉप्स नहीं थे, कोई इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे देखे, जैसे हमारा जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बढ़ती चली गई, जैसे जैसे कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज बढ़ती चली गई, इंटरनेट आया, फोन्स आ गए, टीवीज का खोज होने लगी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी डेवलप होने लगी, हमारा कनेक्शन जो है दूसरे देशों के साथ होने लगा। जब एक कंट्री का इन सब चीजों की वजह से जब दूसरे देशों के साथ कनेक्शन होता है, तभी तो ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है ना। पता चलेगा कि भाई दूसरे देश में क्या बना और फिर उस दूसरे देश को भी पता चलेगा कि कहाँ पर इस सामान की आवश्यकता है और मैं उसको वहां पर जाकर बेचूं। ये तभी पॉसिबल होगा ना जब ये कम्युनिकेशन फैसिलिटीज डेवलप होंगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज डेवलप होंगी। जब तक ये फैसिलिटीज डेवलप नहीं होंगी तब तक ग्लोबलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अब क्या है, अब आपको जो है सच वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड इन अवर मार्केट इज अ रिलेटिवली रिसेंट फिनोमेना। अब हमें जो है इतनी चॉइस है सामान की जो मार्केट में अवेलेबल है, कि कस्टमर के पास इतनी चॉइस है, वो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स मींस कनेक्शन बिटवीन द वेरियस कंट्रीज, connections between the markets of the various countries. This refers to globalization. Now, what are the factors that are bringing about these changes? क्या कारण है? ये मैंने आपको बताया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, बेटर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, इनकी वजह से ही ये सब पॉसिबल हुआ है। एंड हाउ दीज चेंजेस इफेक्टिंग द लाइफ ऑफ द पीपल, आप खुद बताइए कितना इफेक्ट कर रहा है लोगों की लाइफ को। अब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना रेज हो गया है, ठीक है ना। नाउ प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन में जो है अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्शन किया जाता है। पहले क्या होता था बेटे, प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्रीज इवन इन द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। अगर मैं 20वीं शताब्दी के मध्य की बात करती हूँ
तब प्रोडक्शन सिर्फ कंट्रीज के बीच में होता था, मतलब वहीं पर उत्पादन हुआ, वहीं प्रोडक्शन किया, वहीं पर सेल कर लिया। लेकिन व्हाट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज वर, क्या हम एक दूसरे देश से दूसरे देश में जाता था, रॉ मटेरियल जाता था, जो मैंने अभी आपको बताया फूड स्टफ जाता था, या फिनिश्ड गुड्स। ठीक है ना, जैसे हम जो थे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, तो इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था और फिनिश्ड गुड वहां से यहाँ पर आती थी। ठीक है, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज ने तो पूरा कंडीशन ही बदल दिया, अब तो सिचुएशन पूरे ग्लोब की सिचुएशन ही बदल दी है। व्हाट इज मल्टीनेशनल कंपनी, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है। देखिए, मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को इन मोर देन वन नेशन, यानी सिर्फ एक नेशन में ही वो प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं कर रही है, अपनी उत्पादन प्रक्रिया को वो एक से ज्यादा देशों में चलाती है। जैसे कि वो ऐसे जगह पर सेटअप करेगी अपनी फैक्ट्रीज को जहां पर उसको चीप लेबर मिले, चीप रिसोर्सेज मिले। इन द मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर, जब हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का चैप्टर आई डिस्कस, मैंने आपको बताया था फैक्ट्री वहां पर ही सेटअप होती है जहां पर फैक्ट्री सेटअप करने से बेनिफिट हो, अगर मतलब वहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, चीप लेबर अवेलेबल होना चाहिए, है ना, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए। सिमिलरली एमएनसीज भी जो होती हैं वो वहां पर प्रोडक्शन करती हैं जहां पर उनको चीप लेबर मिले और दूसरे रिसोर्सेज भी लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पॉसिबल हो पाए। ठीक है, ताकि उनका जो प्रोडक्शन जो है वो लो हो। क्योंकि एमएनसीज का क्या मोटिव है भाई, क्या उसका उनका मकसद क्या है, क्यों जा रही हैं दूसरे देशों में और जाके प्रोडक्शन कर रही हैं, क्या फायदा है उन्हें? उनका मेन मकसद है बेटे प्रॉफिट अर्न करना, उनका मेन मकसद ही प्रॉफिट अर्न करना है। एमएनसीज इतना कमाती है, इतना इनका टर्नओवर होता है कि कई सारे देशों की अगर मैं जीडीपी को मिला दूं ना, तो इन एमएनसीज का टोटल एनुअल टर्नओवर होता है, एक साल में वो इतना कमा लेती हैं। तो आप सोचिए कितनी अमीर होती हैं ये एमएनसीज। Now I will explain this with an example कि how globalization takes place, कि किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज, how the markets of the various countries are combining with each other, किस तरीके से लिंकिंग हो रहा है उसमें। देखिए कैसे। अब एमएनसीज, देखिए जब ग्लोबलाइजेशन की बात कर रही हूँ तो सिर्फ हमने सेल नहीं करना डिफरेंट मार्केट्स में, इवन प्रोडक्शन जो है वो भी अलग अलग देशों में की जा रही है। ठीक है ना, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, कि मतलब ये नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट्स को सेल करना है आपको ग्लोबली, यहाँ पर गुड्स और प्रोडक्शन का अपने सर्विसेज का प्रोडक्शन भी आपने ग्लोबली करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे एक एमएनसी है, वो अपना डिजाइनिंग करती है प्रोडक्ट, उसने डिसाइड कर रखा है कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, उसकी डिजाइनिंग वो कहाँ पर करती है? अपने रिसर्च सेंटर में। एंड वेयर इज दैट रिसर्च सेंटर? रिसर्च सेंटर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, अब उसने रिसर्च सेंटर में अपनी डिजाइनिंग कर ली कि प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। अब प्रोडक्ट में जोन जोन से कंपोनेंट्स बनेंगे, छोटे छोटे पुर्जे होते हैं वो बनेंगे, वो कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी? चाइना में। क्यों? क्योंकि चाइना में चीप लेबर अवेलेबल है, चीप लेबर है और वहां पर आसानी से सेटअप किया जा सकता है और उन कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। अब वो कंपोनेंट्स को आसानी से शिप करके, मतलब शिपों में लाद कर मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में सस्ते में भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा भाई? वहां पर चाइना में ही क्यों ना असेंबल कर लिया उन कंपोनेंट्स को? वो इसलिए बच्चे कि एक असेंबल्ड प्रोडक्ट को शिप के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने में उसकी ज्यादा लागत आती है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, आपके ट्रांसपोर्ट चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे और डिफिकल्टी भी होगी। तो इन्होंने क्या करा, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में वहां पर शिप करके कंपोनेंट्स को, वहां पर प्रोडक्ट्स को असेंबल किया। वहां पर इसलिए असेंबल किया कि मार्केट्स नजदीक में है, अब फिनिश प्रोडक्ट्स को हम आसानी से देश के जो है विश्व के अलग अलग हिस्सों में भेज सकते हैं बेचने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ कंपनी ने क्या करा, कॉल सेंटर्स को खोला। कॉल सेंटर्स को कहाँ खोला? इंडिया में खोला। भाई इंडिया में ही क्यों खोला कॉल सेंटर्स को? इंडिया में खोलने का क्या फायदा है? वो बेटा ये फायदा है इंडिया में खोलने का, क्योंकि यहाँ पर जो है यूथ वो भी इंग्लिश जानते हैं और इंग्लिश जो है एक मैक्सिमम लोग जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है नोन टू देम, तो इसीलिए यहाँ पर यूथ जो है अवेलेबल है और सस्ता, अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, देश में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इस वजह से कॉल सेंटर्स को इंडिया में ओपन करा गया, ताकि भाई सस्ते में जो है कॉल सेंटर्स खुल जाएंगे और लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। इज दैट क्लियर? यही सब इसमें लिखा हुआ है, ये आप खुद देख लीजिएगा। ये बात मैंने आपको बताई है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। MNC is not only selling its finished products globally, but goods and services are also produced globally. Okay.
नाउ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, कि किस तरीके से एमएनसीज जो हैं वो प्रोडक्शन कर रही हैं दूसरे देशों में जाकर। किस तरीके से एमएनसीज वहीं प्रोडक्शन करेंगी जहां पर उनको क्लोज टू सेटअप देयर प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू मार्केट्स, जहां पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल हो, लो कॉस्ट ताकि उनकी हो जाए। दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी वो देखेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो भी देखना पड़ेगा। तो जहां पर जिस जोन से देखिए, सरकार भी जो है इन्विटेशन देती है एमएनसीज को कि भाई हमारी जो है बड़ी रिलैक्सेशन पॉलिसीज है, आप यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, अब इन्वेस्ट कीजिए से अब एक और वर्ड क्रिएट हो गया बेटे, दैट इज इन्वेस्टमेंट। एक नंबर का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो लेट मी एक्सप्लेन इट, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट। पहले हम बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं। द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब जो मनी जो है एसेट को खरीदने में ना, व्हाट इज एन एसेट। एसेट को एक ऐसी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय अ पर्सन विच हैव अ वैल्यू, मतलब कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू हो, वो एसेट है। और अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ ना, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपने अपने पैसे की वैल्यू को रेज करना है, टू रेज मनीज वैल्यू। जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए, अब आप म्यूचुअल फंड 100 रुपए का खरीदते हैं, आप इसी होप से खरीदते हैं कि कल को जब आप बेचेंगे तो ये 150 का बिकेगा। यानी यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, 100 रुपीज को आप इन्वेस्ट करें, आप अपनी मनी की वैल्यू को रेज कर रहे हैं। तो मनी जो कि एसेट्स को खरीदने में खर्च किया जाता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग खरीदी, आप बिल्डिंग में आप किस लिए खरीद रहे हैं, हो सकता है आप वहां पे फैक्ट्री लगाएं या आपका ऑफिस हो। अब ऑफिस आप करेंगे तो आप नेचुरली कुछ ना कुछ अर्न ही तो कर रहे होंगे ना, मशीन्स लगा रहे हैं तो आप प्रोडक्शन करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो भी आप पैसा लगा रहे हैं वो बढ़ेगा ही, उसकी वैल्यू बढ़ेगी इन फ्यूचर। और अगर ये इन्वेस्टमेंट कोई एमएनसी करती है तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती है विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट। अब हम इस बैक टू द पॉइंट कि किस तरीके से एमएनसीज जो है दूसरे देशों में जाकर प्रोडक्शन को करती है। एक तो हो गया कि वो खुद जाके फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद ही अपना पूरा सारा सेटअप खुद ही करा दूसरे देश में जाकर। दूसरा वो क्या करती है, एमएनसी जो है ज्वाइंटली प्रोडक्शन करती है, मतलब वो लोकल कंपनीज के साथ मिल जाती हैं। जैसे कि इस आपकी बुक में एक उदाहरण दे रखा है, फोर्ड मोटर्स जो है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कोलैबोरेट हो जाती है, मिल जाती है, ज्वाइंटली प्रोडक्शन हो रहा है। अब इससे दोनों को फायदा है। देखिए एमएनसी जो है, लोकल कंपनी को जो महिंद्रा है उसको क्या बेनिफिट होगा कि भाई जो फोर्ड वाली है वो पैसा ला रही है, मनी देगी उसको, एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा और मशीनरी खरीदेंगे, और मशीनें खरीदेंगे तो और फास्ट प्रोडक्शन होगा। ठीक है ना। और दूसरा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी भाई, टेक्नोलॉजी लाएगी फोर्ड वाली, तो इसीलिए इससे जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी फायदा हो रहा है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कि किस तरीके से जो एमएनसी जो है दूसरे देशों में जाके प्रोडक्शन करते हैं, वो लोकल कंपनीज को ही खरीद लेती है। जैसे कि आप रिसेंट में आप फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट जो था वो इंडियन कंपनी थी, लेकिन अब फ्लिपकार्ट को जो है किसने खरीद लिया, वॉलमार्ट ने, जो है यूएस की कंपनी है, उसने जो है फ्लिपकार्ट को परचेज कर लिया। ठीक है ना, परचेज कर लेना। तो अब इसमें भी एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कारगिल फूड्स है। कारगिल फूड जो है वो एक लार्ज अमेरिकन एमएनसी है, उसने हमारी इंडियन कंपनी परक फूड को खरीद लिया, मतलब उसको ऑक्युपाई कर लिया उसकी कंपनी को। ठीक है, और उसके बदले में उसने उसको पैसा दे दिया, मनी दे दिया। तो परक फूड्स हैड बिल्ड अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट। इससे बेनिफिट क्या होता है, पहले मैं इसको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देखिए, अब कारगिल फूड वाले ने परक वाले को खराब, उसको कोई मार्केटिंग नेटवर्क नहीं करना, वो उसी का नाम को यूज करके प्रोडक्ट को बेचता चला जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में प्रॉफिट अब किसके पास जा रहा है, अब परक के पास नहीं जाएगा, अब कारगिल के पास जाएगा, लेकिन नाम किसका चल रहा है, परक फूड का। उसकी और अच्छी खासी गुडविल है मार्केट में परक फूड की, लोग उसी के नाम से खरीद रहे हैं, तो ब्रांड जो है वो वेल रिप्यूटेड है, लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क फैला हुआ है, ये उसको फायदा होगा ना। ठीक है ना। परक फूड्स हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज whose control has now shifted to कारगिल। ठीक है, इज दैट क्लियर? सेकंड वे कि किस तरीके से एमएनसीज जो है दे कंट्रोल प्रोडक्शन इन द अनदर कंट्री।
कि वो लोकल कंपनीज को खरीद लेती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या होता है बेटे, मैनी ऑफ द टॉप एमएनसीज हैव वेल्थ एक्सीडिंग द, ये मैंने आपको बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज के जीडीपी से भी ज्यादा होता है कई सारे एमएनसीज की एनुअल टर्नओवर, अगर मैं उनकी बात करूं या उनकी वेल्थ के बारे में, जो उनके पास पैसा है उसके बारे में बात करूं। अब तीसरा तरीका जो है किस तरीके से एमएनसीज जो है वो कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन में, वो क्या करती हैं बेटे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ना, जो दूसरे देशों में स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको ऑर्डर्स देती हैं। जैसे अपने देश में ही ले लीजिए, एमएनसी ने क्या करा, हमारे यहाँ पर आगरा में जो है लेदर के पर्सेस बहुत अच्छे बनते हैं, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने जो है उनको ऑर्डर दिया कि आप ये लेदर के पर्सेस तैयार कीजिए। वो सारा कुछ बताएंगे, डिटरमाइन करेगी एमएनसी कि आप प्राइस क्या रहेगा, बार्गेनिंग करेंगे कि हम आपसे इतने में खरीदेंगे, क्वालिटी की पूरी डायमेंशंस बताएंगे कि इतनी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, अगर बिलो क्वालिटी होगी तो हम नहीं खरीदेंगे। डिलीवरी का भी पूरा अपना तय करेगी, मतलब क्योंकि एमएनसी इतनी पावरफुल होती है ना, इतना पैसा है उसके पास, तो वो अपनी सारी कंडीशंस लगाती है, प्राइस पे, क्वालिटी पे, डिलीवरी पे कैसी होगी, लेबर की कंडीशंस फॉर दीज डिस्टेंट प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना, मतलब ये सारे डिटरमाइन कौन कर रही है, एमएनसीज। अब एक्चुअल में प्रोडक्शन कौन कर रहा है, एक्चुअल में तो लोकल प्रोड्यूसर्स जो है, आप उन स्मॉल प्रोड्यूसर से बनवा रहे हो, आप फुटवेयर बना रहे हो, गारमेंट्स बनवा रहे हो, स्पोर्ट आइटम्स बनवा रहे हो, और फिर आप क्या कर रहे हो, अपने ब्रांड का नेम लगा रहे हो कि ये हमने, हमारा जैसे उस पर थप्पा लग गया कि भाई उस ब्रांड का आपने नाम लगा दिया, तो वो चीज जो है आपके नाम से बिक रही है, ठीक है। अब आप कोई भी कुछ भी देख सकते हो, अब जैसे जो है रीबॉक के शूज हो गए, अब कोई भी कुछ भी ऐसे, अब रीबॉक वालों ने यहाँ से यहाँ पर बनाए, या एडिडास का हो गया कि भाई उन्होंने लोकल प्रोड्यूसर से खरीदा, या कि कोई प्लांट लगा रखा है, मतलब इट मैटर्स कि कभी कभी ऐसे भी करते हैं कि लोकल प्रोड्यूसर से, स्मॉल प्रोड्यूसर से, आपको पता भी नहीं चलेगा, नाइकी वालों का देख लो कि ये स्मॉल प्रोड्यूसर से बनवा लेते हैं आपको, और थप्पा उनका लगे, आप तो यही सोचोगे ना, अरे ये ब्रांड का, इस पे जो है ब्रांड नेम अटैच हो गया अब इस प्रोडक्ट पे, बेशक से वो लोकल प्रोड्यूसर्स ने बनाए, लेकिन वो ब्रांड नेम से ही जो है उस चीज की क्वालिटी आपकी नजरों में बढ़ गई, ठीक है। तो इन तीन तरीके से जो है एमएनसी जो है प्रोडक्शन पे कंट्रोल करती हैं दूसरे देशों में। Now MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe by setting up partnership with local companies, partnership करके, by using the local companies for supplies, by closely competing with the local companies or buying them up। अब वो क्या है कि वो उन्हीं लोकल कंपनीज को यूज करती हैं सप्लाईज के लिए, और फिर दूसरी लोकल कंपनीज के साथ वो कंपीट करती हैं और कभी कभी उनको बाय भी कर लेती हैं, खरीद भी लेती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, जो अभी मैंने आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा और फोर्ड वाले का बताया था, इसको हम जरा एक्सप्लेन पढ़ती हूँ इसको मैं। फोर्ड मोटर्स जो है एक अमेरिकन कंपनी है, एक लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और 26 कंट्रीज में इसका प्रोडक्शन स्प्रेड है, ठीक है। 1995 में इट केम टू इंडिया, और इसने 1700 करोड़ रुपए खर्च करे चेन्नई में। दिस वॉज डन इन कोलैबोरेशन, किसके साथ कोलैबोरेशन करी इसने, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है पहले जीप और ट्रक बनाता था, ठीक है। 2004 में फोर्ड मोटर्स वाज सेलिंग 27,000 कार्स इन द इंडियन मार्केट्स, और उसका जो टारगेट था वो ये था कि 24,000 कार जो थी दे वर एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्रीज ऑल्सो। अब ये क्वेश्चंस आप खुद दीजिए, अब आप इनके आंसर्स खुद करेंगे। पहला देखिए, सी, वुड यू से फोर्ड मोटर इज एमएनसी। अब आप बताइए आपके हिसाब से फोर्ड मोटर एमएनसी है या नहीं है? ऑफ कोर्स है। व्हाई? क्योंकि इसका प्रोडक्शन स्प्रेड है 26 कंट्री से भी तक, है ना। व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फॉरेन कंपनी, उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट मेड बाय जो एमएनसीज। अब क्या फोर्ड एमएनसी है? ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये कर रही है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में? 1700 करोड़ इन्वेस्टेड। By setting up their production plant, MNCs such as Ford Motors tap the advantage not only of the large markets that countries such as India provide, but also the lower cost of production। आप खुद एक्सप्लेन कीजिए, एमएनसी क्यों वहां जाकर महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ फोर्ड वाली जो है क्यों कोलैबोरेट कर रही है? क्योंकि उसकी लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, उसको ऑलरेडी जो है प्लांट लगाया मिलेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की वहां पर इतनी गुडविल है, मार्केट्स कैप्चर कर रखी है, तो उसको आसानी होगी सामान बेचने में अपनी,
ऑटोमोबाइल्स बेचने में, ठीक है ना, बेनिफिट होगा उसको, और वहां पर उसकी लागत भी कम आएगी, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। तो ये आप खुद एक्सप्लेन करेंगे जैसे मैंने आपको समझाया है। Why do you think the company wants to develop India as a base of manufacturing car components? Discuss the first. ये आप खुद करेंगे, इसमें खुद आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, in what ways will the production of cars by Ford Motors in India lead to interlinking of production? अब इंटरलिंकिंग हो रहा है ना प्रोडक्शन का, कैसे, किस तरीके से फोर्ड जो है वो यूएस की कंपनी है और वो यहाँ पर आकर जो है प्रोडक्शन कर रही है इन दी कोलैबोरेशन with Mahindra and Mahindra. So in what ways will the production of cars by Ford Motors in India lead to interlinking of production? अब वो क्या लाएगी, वो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी तो लाएगी ना, तो इंटरलिंकिंग हो रहा है प्रोडक्शन का। किस तरीके से एमएनसी जो है दूसरी कंपनी से डिफरेंट होती है, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। देखिए फॉरेन ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, फॉरेन मतलब कि दूसरे देशों के साथ व्यापार करना। ऐसा नहीं है कि कई सालों जब से एक देश जो था दूसरे देशों के साथ व्यापार चलता रहता था, एक देश को कुछ चाहिए वो दूसरे देश के व्यापारी जो है दूसरे देश में जाके वहां से खरीद के लाए, अपने देश में जाकर उन्होंने बेचा, ठीक है ना। मतलब ये आपने पता पड़ता भी होगा आपको सिल्क रूट के बारे में, चाइना से सिल्क ले गए और दूसरे देशों में अपने देशों में जाकर बेचा, यहाँ से हमारे देश से स्पाइसेस ले गए अपने देशों में जाके बेचा, तो ये ट्रेड तो चलता आ रहा है, ठीक है ना, मतलब ये फॉरेन ट्रेड हो रहा है। एज यू विल रिमेंबर इट वॉज ट्रेडिंग इंटरेस्ट विच अट्रैक्टेड वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज। अब इंडिया में भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या करने आई थी, वो ट्रेड करने आई थी। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है, मतलब व्यापार करना दूसरी कंट्रीज के साथ, वो फॉरेन ट्रेड कहलाता है, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा, क्यों एक प्रोड्यूसर दिस इज सपोज, क्यों जो है अमेरिका का प्रोड्यूसर जो है जो अमेरिका में अपना प्रोडक्शन करता है वो भारत के साथ ट्रेड कर रहा है, क्यों क्यों वो मैन्युफैक्चरर यहाँ पर आकर हमारे व्यापारी से ट्रेड करता है, व्यापार करता है, या हमारा व्यापारी जो है उससे जो है सामान खरीदता है, क्यों खरीदना चाहता है वो, क्यों ट्रेडिंग हो रही है दो देशों के बीच में। देखिए इससे क्या होगा, जो वहां का प्रोड्यूसर है, जो अमेरिका का जो प्रोड्यूसर है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, यानी उसका सामान जो है दूसरे देशों में जाकर बिकेगा, उसको तो बेनिफिट ही होगा ना। अभी अपने मार्केट में वो पूरी सप्लाई कर चुका, लोगों की डिमांड्स को वो फुलफिल कर रहा है, लेकिन वो और प्रोडक्शन कर रहा है। देखिए बार बार मैं कह रही हूँ हर मैन्युफैक्चरर का यही एम होता है, टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है ना। तो अब वो अपनी मार्केट्स में, डोमेस्टिक मार्केट्स को छोड़कर वो अब अपना सामान दूसरे देशों की मार्केट्स में बेचना चाह रहा है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट्स लोकेटेड विद इन द कंट्रीज बट कैन ऑल्सो कम्पीट इन मार्केट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दूसरे देशों की मार्केट में भी जो है वो अपना सामान बेच रहा है और दूसरों देशों के मार्केट में जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके साथ कम्पीट कर रहा है, ठीक है, ये उसको बेनिफिट होगा। और दूसरा बायर्स को क्या बेनिफिट होगा बेटे, बायर जो कस्टमर है, कस्टमर को बेटा ये बेनिफिट होगा कि उनकी जो चॉइस ऑफ गुड्स है वो एक्सपैंड हो जाएगी। अब उनके पास चॉइसेस है, अब आप जाइए बाजार में जाइए, आप शूज लेने ही जाते हो, आपको जो है इतनी ब्रांड्स के शूज मिल जाएंगे, अलग अलग देशों की कंपनीज के शूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ट्रेड ही तो हो रहा है ना, लिबरलाइजेशन हो गया ना, अभी इतनी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती, ठीक है ना। तो अब हमारे देश के जो कई सारे जो बिजनेसमैन है वो वहां से सामान को खरीदते हैं, ट्रेड कर रहे हैं वो, और हमारे देश में जब वो सामान बिकेगा तो उन प्रोड्यूसर्स को जो दूसरे देशों के, जैसे यूएसए के, उनको बेनिफिट होगा कि उनका जो सामान है वो दूसरे मार्केट्स में भी बिक रहा है। और कस्टमर्स को बेनिफिट कैसे होगा कि उनको जो है इतनी चॉइस मिल रही है। तो इससे क्या हुआ, उन लोगों ने हमारा सामान खरीदा, हम लोगों ने उनका सामान खरीदा, तो इंटीग्रेशन हो गई ना मार्केट की। अब चाइनीज टॉयज का आप उदाहरण देख लो, भारत में जो है चाइनीज टॉयज कितने अवेलेबल थे, अब तो बैन कर दिया है सरकार ने, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया इतनी हाई कि अब कोई जो है इंपोर्ट ही ना कर पाए। तो मतलब चाइनीज टॉयज को जो है बैन कर दिया गया, क्यों, और पहले नहीं था, पहले चाइनीज टॉयज को जो था, चाइनीज मैन्युफैक्चरर जो थे वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे अपने टॉयज को, क्योंकि उनके टॉयज जो थे वो सस्ते होते थे,
चीपर होते थे, हमारी मार्केट में महंगा टॉय मिलता है, लेकिन ये चाइनीज टॉय जो था वो सस्ता था। तो इससे क्या था, चाइनीज टॉयज केम इनटू द इंडियन मार्केट, तो इन द कंपटीशन बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज टॉय जो थे प्रूव बेटर, उनके मतलब बेटर चॉइस भी थी कस्टमर के पास, इतनी सारी वेराइटी की और लोअर प्राइस की, सस्ते माल मिलता है इनका। तो इस वजह से लोग जो है चाइनीज टॉय को खरीदते थे। तो हमारे जो इसका नुकसान भी हुआ, मैं ये नहीं कह रही कि ग्लोबलाइजेशन से या फॉरेन ट्रेड करने से फायदा ही हुआ है, नुकसान भी हुआ है। क्योंकि देखो अगर आप चाइनीज टॉयज ही जो है वही मार्केट में प्रिवेल करेगा, तो इंडियन टॉयज की जो कंपनीज है वो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी ना, उनको कोई खरीदेगा ही नहीं। लोग प्रेफर करते हैं चाइनीज टॉयज खरीदना, इसीलिए अब सरकार ने बैन भी कर दिया है कि उनके कई सारे एप्स भी जो है हमने उनको भी बैन कर दिया है, और टॉयज पे भी जो है इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है, ताकि वो महंगे बिकेंगे तो कोई क्यों वहां से इम्पोर्ट करेगा अपने देश में। ठीक है, तो इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, choices of goods in the market rises, prices of similar goods in the two markets tend to become equal। अब एक ही मैन्युफैक्चरर का, एक ही कंपनी का जो गारमेंट, जैसे आप नाइक के शूज हैं, वो एक देश में भी उसी प्राइस में मिलेंगे और दूसरे में भी प्राइसेस भी जो होंगे सिमिलर रहेंगे। ठीक है, एंड द प्रोड्यूसर इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर। अब जो व्यापारी जो है वहां बैठा है, अमेरिका में बैठा है, लेकिन उसका जूता यहाँ पर आ रहा है, हमारे देश में आ रहा है, तो वो हमारे देश के व्यापारी के साथ ही तो compete कर रहा है, और बेशक से वो इतनी दूर बैठा है। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड जो है उससे जो है कनेक्टिंग होती है मार्केट्स की, और इंटीग्रेशन होती है मार्केट्स की इन डिफरेंट कंट्रीज। समझ आ रहा है? अब यहाँ पर देखो जो दशा दिखा रखी है, जो मैंने अभी चाइना के एग्जांपल दिया टॉयज का, सेम कंडीशन, एक स्मॉल ट्रेडर है रेडीमेड गारमेंट्स का, उसको कितना कंपटीशन फेस करना पड़ा है, क्योंकि एमएनसी ब्रांड्स के लोग सामान खरीदते हैं, एमएनसी की ब्रांड का देखेंगे अच्छा ये ब्रांड है तो हमें ये खरीदना है, तो वो उसको प्रेफर करते हैं। तो इन लोकल मार्केट जो मैन्युफैक्चरर है उनका सामान को कौन खरीदेगा, ये बेचारों में बहुत सफर कर रहे हैं, कई सारे लोगों को तो अपनी कंपनीज भी बंद करनी पड़ रही है। ठीक है, अब लेट्स वर्क दीज आउट। व्हाट वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज इन द पास्ट, पहले क्या होता था, सिर्फ आप क्या करते थे, किस तरीके से कंट्री जो थी कनेक्ट थी पास्ट में, अब कैसे डिफरेंट है, अब आप बताइए किस तरीके से, पहले क्या होता था, कंट्रीज कैसे कनेक्ट थी, डिस्टिंग्विश करिए फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कर लेंगे आप सभी बच्चे। चाइना हैज बीन इंपोर्टिंग स्टील फ्रॉम इंडिया, एक्सप्लेन हाउ द इंपोर्ट ऑफ स्टील बाय चाइना विल इफेक्ट। चाइना जो थी वो इंपोर्ट कर रही थी, किस तरीके से इंपोर्ट जो है कर रही थी स्टील का बाय चाइना विल इफेक्ट, इससे क्या होगा, स्टील की कंपनीज जो चाइना में उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टील कंपनीज का इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है बेटे, आप ये सारे क्वेश्चंस को आप करिए, तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। अब नेक्स्ट का पार्ट जो है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको इन क्वेश्चंस में डिफिकल्टीज आती है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, आप अपनी प्रॉब्लम लिखिए, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दैम। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम पर, नेक्स्ट पार्ट जब मैं इसको पढ़ाऊंगी, तब मैं इन क्वेश्चंस को जरूर देखूंगी एक बार। ठीक है, एक बार मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी इनको। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।